ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर परम पिता परम शिक्षक परमात्मा हमें राजाओं का राजा बनाने का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान व राजयोग सिखाते हैं। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। परंतु स्वराज्य का यथार्थ अर्थ क्या है, स्वराज्य अधिकारी बनने की यथार्थ विधि क्या है और वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध का आपस में कैसे संबंध बनता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 12 नवंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। परमात्मा कहते हैं कि इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। भाई साहब, वर्तमान और भविष्य के संबंध को स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा हम सब बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं तो राजयोग के आधार से आत्मा स्वयं का राजा बनती है। जो उसकी मूल शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार और ये जो कर्म इंद्रियां हैं, उन सब पर जब राज्य होता है, आत्मा मालिक है और मालिक जिस तरह से इन कर्म इंद्रियों से जो कराना चाहे वही कराए, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। जब संगम युग पर हर आत्मा अपने आप पर राज्य करना सीख जाती है, इसी के अनुसार उसे भविष्य में देवपद में राज्य घराने में जन्म मिलता है जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वराज्य संगम युग पर आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप सब राजयोगी हो। जब राजयोग का हम अभ्यास करते हैं तो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और इसी की प्रारब्ध में सतयुग त्रेता के अंदर राजघराने के अंदर हमारा जन्म होता, राजाई प्राप्त होती है। और उसके पश्चात भी द्वापर युग में जब राजाई शुरू होती है तो राजाई वहाँ पर दान पुण्य से राजाई घराने में जन्म होता है। सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर है। जितना ज्ञान और योग को उसने जीवन में धारण किया उतना उसको श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। लेकिन द्वापर और कलयुग में जो राजाई चलती है उसका आधार भक्ति के अंदर दान पुण्य है। जी। परमात्मा कहते हैं कि पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है लेकिन विश्व राज्य नहीं। स्टेट के राजाएं बनते हैं, सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई टुकड़े नहीं है, एक ही खंड है और एक ही विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। सतयुग के अंदर 8 गद्दियाँ उनके इसी नाम से चलती हैं। जी। फिर त्रेता युग जब आता है तो श्री राम श्री सीता के नाम से गद्दियाँ शुरू होती हैं, वो 12 गद्दियाँ चलती हैं। जी। लेकिन पूरे विश्व में भारत ही है और भारत पर ही पूरा इन देवी देवताओं का राज्य है। जी। इसलिए वहाँ पर अखंड राज्य, विश्व पर राज्य कह सकते हैं। लेकिन जब द्वापर युग अनेक टुकड़ों में बट जाता है तब यहाँ पर हर एक स्टेट के अलग अलग राजा होते हैं। बिल्कुल। और उस राज्य के लिए विश्व पर कोई राज्य नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग अपने अपने प्रांतों के राजा बन जाते हैं। इसलिए अलग अलग, जैसे कहते बड़ौदा का राजा, नेपाल का राजा या उदयपुर का राजा, तो ये राजाएं अपने अपने स्टेट के बने। जी। लेकिन सतयुग के अंदर जो राज्य है वो विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण एक है और एक के ही हाथ में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता रहती है। जी। जब भिन्नताएं आती हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं, तब अलग अलग स्टेट के राजा बनते हैं। बिल्कुल, एक धर्म, एक भाषा और एक ही राज्य होता है। वो सतयुग त्रेता के अंदर। जी।
परमात्मा इसलिए कहते हैं कि राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती हैं। बस अब इस स्वराज्य की नीति को स्पष्ट करें। परमात्मा ने तीनों प्रकार की राजनीति बताई। जी। सतयुग त्रेता के अंदर राजनीति कैसे चली, फिर द्वापर और कलयुग की राजनीति कैसे चली, और संगम पर जो राजनीति, नीति का अर्थ है नियम। जी। जिन नियम मर्यादाओं के अनुसार प्रजा चलती है उसको कहते हैं नीति। राजा के आर्डर अनुसार जो कार्य होता है। तो संगम पर जो राजनीति राजयोग के आधार से हमारी चल रही है, परमात्मा कहता है राजयोग माना ही राजाई प्राप्त करने का योग। संगम युग पर स्वराज्य है, आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करती है। और ये नियम है कि परमात्मा के जो आज्ञाएं मिली हुई हैं, उस आज्ञा के प्रमाण हर कर्मेंद्रिय अपना कार्य करती है। जी। मन बुद्धि भी उसी अनुसार संकल्प करते हैं, उसी अनुसार कार्य करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं संगम युग की जो नीति है, जो नियम है, वो है स्वराज्य अधिकारी आत्मा मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है। आर्डर प्रमाण इनसे कराती है। ऐसे नहीं कर्म इंद्रियां उसके ऊपर राज्य करें। आजकल की दुनिया के अंदर जो नीति है, जो उसकी प्रजा है, जो उसके मंत्री गण हैं, वो कई बार राजाओं को चलाने लगते हैं। जी। लेकिन संगम युग पर परमात्मा कहते ये नीति है कि आपके अनुसार आत्मा मालिक है, राजा है, उस राजा के आर्डर प्रमाण मन बुद्धि संस्कार ये मुख्य उसके मंत्री हैं, बाकी सब सहयोगी साथी कर्मचारी ये कर्म इंद्रियां हैं। तो ये सब आर्डर प्रमाण कार्य करें। इसकी नीति है कि परमात्मा ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के प्रमाण हर आत्मा अपना कार्य कर रही है, इन कर्म इंद्रियों से करा रही है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थिर कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आँख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। संगम युग पर एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जब हम आत्मा मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी हम अपने को कहलाते हैं, तो देखना चाहिए कि जो मेरी पहली शक्ति मन है, वो मन हमारे कंट्रोल में है। कितना समय मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर उसको स्थिर कर सकता हूँ। मन बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा की, संकल्प शक्ति। जिस संकल्प शक्ति से वो बहुत सारे कार्य कर सकती है, उसके आर्डर प्रमाण जैसे सारी कर्मेंद्रियाँ चलती हैं। इसलिए परमात्मा कहते पहले मन पर अपना शासन हो, फिर जो संस्कार हैं, जो कभी कभी बीच बीच में अपना रूप दिखाते हैं, चंचल हैं, बट निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं। संस्कारों पर मेरा कितना कंट्रोल है? क्या मेरे दिव्य संस्कार सबके संबंध संपर्क में आते हुए सबके साथ मिल करके हम चल सकते हैं, रह सकते हैं? कोई संस्कार कहीं टकराव की स्थिति तो पैदा नहीं करते। ये सूक्ष्म चेकिंग है। और फिर अपनी कर्म इंद्रियों को भी देखना है। कई बार चलते चलते कभी कोई चीज़ देख लिया,
आंखें चंचल हो गई, दृष्टिवृत्ति क्रिमिनल हो गई, हमारे बोल ऐसे मुख से निकल गए जो दूसरों को हट कर जाएं, दुख दे दें, तो चेक करना चाहिए कि ये जो भी कर्म इंद्रियां हैं, आँख, नाक, मुख, हाथ, ये सब मेरे कंट्रोल में हैं। मैं अगर आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ, तो सबसे पहले इन पर हमारा राज्य होना चाहिए, और जितना इस पर राज्य है उतने बड़े राज्य पद का अधिकार भविष्य में हमें प्राप्त होगा। इसलिए राजयोगी आत्माएं अगर वो पुरुषार्थी हैं तो सदा उनका राज्य नहीं रहेगा। अगर राजयोगी बन गए हैं तो राजयोगी माना जिनका सब पर राज्य है। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कभी राज्य होगा, कभी कभी अधीन भी हो सकते हैं। तो परमात्मा कहता है अभी पुरुषार्थी से आप राजयोगी बन जाओ जी। और जब राजयोगी बन जाओगे, स्वराज्य अधिकार करोगे, तब भविष्य का राज्य प्राप्त होगा। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। परमात्मा हम सब बच्चों को संगम युग पर बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर का राज्य देते हैं और कहते हैं बच्चे चेक करो, कोई भी प्रकार की चिंता, कोई फिक्र, कोई गम तो आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि भले राज्य सतयुग से शुरू होगा, फिर भी राज्य के आधार से प्रजा की कई प्रकार के चिंतन चलते हैं, ख्याल चलते हैं, और कई फिक्रातें हो जाती हैं, चिंताएं हो जाती हैं अगर कुछ नीचे ऊपर राज्य के अंदर होता है। तो परमात्मा कहता है पूरे विश्व में जितने राजाएं हुए हैं उन सबसे श्रेष्ठ राज्य इस समय आप बच्चों को प्राप्त है। क्योंकि कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी गम नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। और उसके साथ से, उसकी याद से कोई बातें आती भी हैं फिक्र करने वाली, तो उसको हम सौंप देते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं संगम युग पर आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। बेगमपुर का आपका राज्य, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का सोच विचार नहीं। हर आत्मा स्वयं पर राज्य कर रही है। कोई किसी देहधारी पर, किसी इंसान पर राज्य नहीं कर रही, अपने आप पर राज्य कर रही। और जिसका स्वयं पर पूरा अधिकार है, अधीन नहीं होता, वो बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि कर्मेंद्रियों से जब कोई अधीनता के कारण कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो उस पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को फिक्रात होती है, चिंता होती है। और जब कोई गलत काम ही नहीं हो रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह बन सकता है। इसलिए परमात्मा कहता है जो राजयोगी है, जो राजा है, वो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह है। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तख्त को छोड़ते क्यों हो, सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। क्योंकि जब तक तख्त है तब तक उसको उसका अधिकार है, तख्त के आधार से अधिकार है। मान लो आज कोई मिनिस्टर है, आज कोई पोस्ट पर है, तो उस समय उसका ऑर्डर लोग मानते हैं। अगर वो उतर गया, सीट से नीचे आ गया, तो उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए परमात्मा यहाँ हम सब बच्चों को कह रहे हैं, आप राजयोगी बच्चों को सबसे श्रेष्ठ तख्त अकाल तख्त मिला हुआ है। जब आप आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हो तो ये कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार और ये इंद्रियां आपका कहना सुनेंगी। और अगर आप ही भूल गए कि मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, उस स्वरूप को विस्मृति होते ही ये कर्म इंद्रियां अपना काम करना शुरू कर देती हैं, जी। आर्डर नहीं मानती। इसलिए जब हम अपने अकाल तख्त पर बैठ करके स्वराज्य के नशे में रहते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, तो इस स्मृति के आधार से कर्म इंद्रियां हमारा कहना मानती हैं और आर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। परमात्मा कहते हैं कि भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। यह 3 दिखाते हैं आप, 5 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, बुरा करो भी नहीं। क्योंकि पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात
रूलिंग पावर राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। यही 5 बातें अगर हमारे जीवन में आ जाती हैं, परमात्मा बहुत अच्छा चित्र का मिसाल दे करके बता रहे हैं। पहले पहले गांधी जी ने, बापू जी ने खिलौना था एक बंदर का, जिसके अंदर कोई ने मुख पर उंगली रखी थी, कोई ने कान पर, कोई ने आँख पर, और उसके आगे लिखा था कि बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो। जी। लेकिन परमात्मा हम बच्चों को ये 5 स्वरूपों का मंत्र देते हैं कि बच्चे बुरा सोचो भी नहीं। पहले तो सोचेंगे, जी। फिर बोलेंगे, फिर करेंगे, तो बुरा सोचो भी नहीं, बुरा करो भी नहीं। जब ये 5 बातें स्मृति में रहती हैं कि मुझे सुनना, देखना, बोलना नहीं है, लेकिन सोचना भी नहीं है, तो जब ये पांचों बातें आ जाती हैं हमारे जीवन के अंदर, तब हम राज्याधिकारी बनते हैं। जी। अगर कोई भी इंद्रिय, कोई भी रीति से बोल निकल गया, या कानों में कोई बात चली गई, या हमने ऐसे देख लिया, सोच लिया, या कर बैठे, तो उसका परिणाम गलत हो जाएगा, वो अधिकारी नहीं कहला सकता। जी। अधिकारी आत्मा अपने ऊपर संपूर्ण कंट्रोल रखती है। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर आ जाती है, वो रूल करता है। कोई भी इंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो जब ऐसी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आती है, तब कहते हैं ये मालिक है, स्वराज्य अधिकारी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है, तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। बस अभी अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान होता है परंतु फिर भी इंसान कर लेता है। क्योंकि उसने पहले से ही अपने आप को तैयार नहीं रखा। अगर पहले से ही स्मृति में रहता है कि मैं मालिक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, और कंट्रोलर हो करके मुझे हर एक इंद्री को चलाना है, मेरे आर्डर प्रमाण ये सब चलने चाहिए, अभ्यास की ज़रूरत है। ये जब स्थिति बनती है, कोई भी कर्म इंद्री अपने आप कोई कार्य नहीं करती, अंदर कुछ तो कभी विचार चलते ही हैं। अगर हमने कभी भी कोई ऐसे बुरा सोचा है किसी के लिए भी, तो सामने आते ही अचानक बोल निकल सकता है उसके प्रति। कोई कहता है मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे निकल गया, मैं चाहता नहीं था, मैंने बोल दिया, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया। परमात्मा कहता है नहीं, कभी न कभी कोई न कोई बात नेगेटिव उस आत्मा के प्रति आपके मन में आई, कोई ने देखी या कोई ने सुनाई आपको, और आपने सुनी, अंदर चली गई, उसको आपने भुला दिया। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, तो आपके मुख से अचानक वो बोल निकल गए जो अंदर भरा हुआ था। इसलिए बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं न कहीं परवश स्थिति अचानक बनती है और कहते मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे हो गया। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं स्वराज्य अधिकारी माना संपूर्ण राज्य पहले से कंट्रोलर बन करके अपनी एक एक इंद्री को अपने आर्डर प्रमाण चलाओ। परमात्मा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स। परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि पावरफुल ब्रेक, किसी गाड़ी की अगर ब्रेक पावरफुल है तो जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर लगेगी। ऐसे नहीं लगाई यहाँ और गाड़ी कहीं थोड़ी दूर खड़ी हो जा करके, उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। हम कहते हैं हम संकल्पों पर कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन अभी अभी मान लो कोई बात ऐसी आ गई जिसने मन को डिस्टर्ब किया, संकल्प चलने लगे, और वो कई बार आधा घंटा नहीं, पूरी पूरी रात वही संकल्प बार बार रिपीट होते रहते, नींद पिट जाती है। कंट्रोलर उसको नहीं कहा जाता। कंट्रोलर माना कोई भी बात आई, अगर उसके पास ज्ञान है, कहते हैं ब्रेक तब लगती है जब उसमें ऑयल होता है, अगर ऑयल ही नहीं, सूखी ब्रेक है तो नहीं लगती, फेल हो जाती।
इसलिए अगर ज्ञान का आयल है, ज्ञान का हमारा चिंतन है, सुमिरन है, ये ड्रामा है, ये कल्याणकारी है, ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का किया हुआ पहले से, फिर कोई बात आएगी तो हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास ज्ञान का ही चिंतन नहीं है, पहले से हमने तैयारी नहीं की है और कोई बात आ गई जो हमारे मन पसंद नहीं है, मान लो कोई ने मेरी इंसल्ट कर दी या जो मुझे चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, उसके संकल्प हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रोल नहीं है वहाँ पर, वो बार बार वही आता है, रिपीट होता रहता है, एक बार रोकेंगे फिर वही चलेगा। इसलिए मालिक बन करके पहले अभ्यास करें कि ब्रेक लगती है मैं नहीं सोचूं, अच्छा ये मुझे नहीं बोलना है, तो अभ्यास करते करते अपने संकल्पों पर ब्रेक करके देखो लग रही है या नहीं लग रही है, तो ज्ञान को अच्छी तरह से चिंतन करो, सुमिरन करो, तो ब्रेक लगेगी, नहीं तो लगेगी नहीं और बहुत समय इसमें नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है, चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। परमात्मा सतयुग त्रेता की राजनीति के विषय में बता रहे हैं कि वहाँ पर राजा और प्रजा का जो संबंध है वो पिता और पुत्र के रूप में है। ऐसे नहीं राजा के पास बहुत धन संपत्ति हो और प्रजा एकदम गरीब हो। जी। परमात्मा कहते हैं सतयुग और त्रेता की जो राजनीति है वो पारिवारिक है। जो राजा के पास है वो प्रजा के पास भी, यथा राजा रानी तथा प्रजा जी। समान है। और वो प्रजा पालक के रूप में पिता के तुल्य होकर के राजा उनकी पालना करते हैं। द्वापर से जो राजा शुरू होती है वो लॉ एंड ऑर्डर के आधार से कुछ न कुछ कायदे बनते हैं, नियम बनते हैं, उसके अनुसार प्रजा को चलना पड़ता है, परिवार की फीलिंग नहीं रहती। सतयुग और त्रेता के अंदर कोई भी दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है। राजा प्रजा की पालना बच्चे की तरह करते हैं, जैसे हमारा परिवार है वो परिवार की नीति है। तो सतयुग और त्रेता की राजनीति परिवार की नीति से चलती है और द्वापर और कलयुग के अंदर जो राजनीति चलती है वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रमाण चलती है। संगम पर परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम सब चल रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से स्वराज्य कैसे हमें विश्व राज्य अधिकारी बनाता है उस विधि को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई भी कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते। परमात्मा ने कहा कि स्वराज्य अर्थात कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। परमात्मा ने कहा कि सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह और बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। संगम युग की राजनीति अर्थात स्वराज्य की नीति मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाना। विश्व राज्य की राजनीति। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है। सतयुग त्रेता में परिवार की विधि से राजनीति चलती है। स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कंट्रोलिंग पावर अर्थात अयथार्थ और व्यर्थ को रॉन्ग समझ उसी समय ब्रेक लगाकर राइट में परिवर्तन करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।